बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन इसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में जो भी इंट्रोडक्टरी पोर्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो उस चैप्टर का एक समरी शो करता है। उस समरी को शो कर रहा होता है जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो टाइटल है उसमें जो दो लफ्ज़ हैं, एक है कोऑर्डिनेशन और एक है कंट्रोल। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी जैसे हम भाग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भागने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाएगा और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि हमारे मसल की वजह से हमारे दिल की धड़कन भी, अगर हम भाग रहे हैं दिल की धड़कन भी तेज हो जाएगी, उसके बाद हमारा सांस का अमल भी तेज हो जाएगा और इस तरह ब्लड फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है। और कंट्रोल का मतलब होता है कि जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल्स वगैरह हैं, उनको ना ज्यादा होने देना ना कम होने देना है, एक नॉर्मल कंडीशन में रखना है। जैसे ग्लूकोज इन ब्लड, ये हमेशा नॉर्मल कंडीशन में होगा, ना इसको ज्यादा होने देना ना इसको कम होने देना है। तो नॉर्मल कंडीशन में रखना है हर फंक्शन को, इसे हम कंट्रोल कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कर लेते हैं, या नीड क्यों पड़ी इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक ऑर्गेनाइज बॉडी है, मुनज्जम बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, हर सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच है। रेगुलेशन, अगर एक दिल काम कर रहा है तो पूरी बॉडी काम कर रही है। रेगुलेशन, बाकायदगी के साथ हर काम हो रहा है, हर सेल अपना काम बाकायदगी के साथ कर रहा है और वो जिस्म के हर हिस्से के साथ कनेक्ट है। इंटेग्रेशन और ताल्लुक, राबता कायम है जिस्म का एक हिस्से से दूसरे हिस्से के साथ। अब अगर दिल काम करना छोड़ दे तो आप मुझे बताएं कि बाकी जिस्म के हिस्से काम करेंगे? नहीं करेंगे। दिल अगर स्लो, जो उसकी धड़कन है वो हो जाए, दिल धड़कना स्लो हो जाए या कम हो जाए, तो उसका ऑटोमेटिकली असर क्या होगा, जिस्म के हिस्सों पर पड़ेगा। तो ताल्लुक कायम करना, बाकायदगी के साथ एक मुनज्जम जिस्म के अंदर जो काम हो रहा है उसको रेगुलेट करवाना, एंड कंट्रोल, ना उसको ज्यादा होने देना ना उसको कम होने देना, नॉर्मल कंडीशन में रखना इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड, और वो इस असूल के तहत आते हैं कि ना किसी चीज को ज्यादा होने देना ना कम होने देना, एक नॉर्मल कंडीशन। वर्क ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल, हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, मल्टी सेल, इंसान जैसे एनिमल्स है, वर्टिब्रा है, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, तमाम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल एनिमल्स हैं। तो उनके अंदर जो काम हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, कम अंडर द फील्ड ऑफ द टर्म कोऑर्डिनेशन। वो तमाम किस फील्ड के अंदर आते हैं, वो कोऑर्डिनेशन के टर्म्स के अंदर आते हैं। तो ये बात ज़हन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको समझाया है। जरूरत क्यों पड़ी कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पेश आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहली बात है, आपने ये बात समझनी है कि ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तमाम जानदार रिस्पॉन्ड करेंगे स्टिमुलाई को। मिसाल के तौर पर अगर मुझे प्यास लगी है तो जाहिर सी बात है उसमें मेरी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, मेरी आंखें भी, मेरे कान भी, मेरे मसल्स भी। तो जाहिर सी बात है मैंने अपने जिस्म की प्यास बुझानी है, तो मैं पानी की तरफ जाऊंगा मूव करके, तो मैं स्टिमुलाई की तरफ जा रहा हूं। तो चेंजिंग इन इन्वायरमेंट, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकती है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं बशमूल इंसान, वो तमाम माहौल में होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलाई में भी इलेक्ट्रिकल शॉक, करंट भी हो सकता है। जैसे स्टिमुलाई क्या होता है, किसी को करंट लग जाता है, फौरन वहां से हाथ हटा लिया जाता है। मैकेनिकल, कोई दबाव होता है, कोई झटका, वाइब्रेशन को महसूस करना, केमिकल्स, लाइट, टेम्परेचर, ये तमाम क्या है, ये स्टिमुलाई, इनको रिस्पॉन्ड करवाया जाता है। जैसे आंखें का ताल्लुक लाइट से है,
तो लाइट में आपको पता आइज में सेल्स होते हैं, कौन सेल, रॉड सेल होते हैं, वो लाइट को रिस्पॉन्ड कर, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करती है। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे भी सही। दी स्टिमुलाई मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये इंटरनल भी हो सकते हैं स्टिमुलाई, ये एक्सटर्नल भी हो, सेल के बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बॉडी से बाहर भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकते हैं, सेलुलर लेवल पर भी हो सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनेली लेवल, सब सेलुलर ऑर्गेनेली को कहते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेली लेवल पे, और सेल और ऑर्गेनिज्म लेवल तक भी हो सकते हैं। यानी कि कोई भी जानवर या इंसान अपने अंदर और अपने बाहर माहौल को, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे इंटरनल ग्लूकोज का कम या ज्यादा होना, ये मैं तो महसूस नहीं कर सकता, तो बॉडी के अंदर हो रहा सारा कुछ, मुझे तो नहीं पता कि ग्लूकोज मेरी बॉडी में ज्यादा हो गया कम हो गया। तो ये बॉडी नॉर्मल कंडीशन में इंटरनल रिस्पॉन्ड करवाएगी। एक्सटर्नल, अब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होने से मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करवाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये हमने 15 चैप्टर में डिस्कस किया सारा, थर्मोरेगुलेशन में, एट मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर, सेलुलर और तमाम ये चीजें जो होती हैं इनको रिस्पॉन्ड करवाया जाता है। In response to these stimuli, the activities of different body part must be coordinated. अब देखें, ये जो रिस्पॉन्ड करवाया जा रहा है, कोई भी स्टिमुलाई आ रहा है, टेम्परेचर, लाइट, द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और एक्टिविटीज जो हो रही है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, मस्ट भी, वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, वो राब्ते में होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर, अगर मेरी उंगली में दर्द है तो वो दर्द पूरा जिस्म महसूस करेगा। अगर मेरे जिस्म का ताल्लुक मेरी उंगली से नहीं है तो कोई मेरी उंगली काट कर ले जाए तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब कि कोऑर्डिनेशन है, राब्ता है, तो मेरी जिस्म का हर हिस्सा एक दूसरे से राब्ते में है। अगर राब्ता नहीं होगा तो कोई भी मेरी उंगली काट के लेके जा सकता है, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलाई द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, ये तमाम कोऑर्डिनेटेड है। अगर उंगली में दर्द है तो पूरे जिस्म उसको महसूस करेगा। कोऑर्डिनेशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, अब कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब मेरे ब्लड में ग्लूकोज का कम या ज्यादा होना, अब मेरी बॉडी में ये अगर मेरी बॉडी को पता ही ना चले तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। अब अगर माहौल में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरी बॉडी महसूस करेगी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक नॉर्मल है। तो इससे ज्यादा होगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी से स्वेटिंग होने लग जाएगी, यानी कि एक्सेस हीट जो है मेरी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगी। तो मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो, 37 के बाद तो एंजाइम काम ही नहीं करते, आपको पता है माहौल में टेम्परेचर 45 तक जाता है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। द कोऑर्डिनेशन मेक द इंटीग्रेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये एक जिस्म का दूसरे जिस्म के, एक जिस्म के हिस्से का दूसरे हिस्से तक राब्ता कायम करता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पाँव पे कोई चीज चुभी है या किसी चीज़ ने काटा है तो मेरा जिस्म फौरन महसूस करेगा उसे, मेरे जिस्म पे किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है, मेरे जिस्म उसे महसूस करेगा। ऑफ द फंक्शन विच आर एसेंशियल टू बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ये बिहेवियर शो करता है कि पानी की तरफ मूव करके जाना है, खुराक की तरफ मूव करके जाना है, तो ये बिहेवियर को शो करेगा। कोई चीज़ आपने खानी है तो आपने उसकी तरफ मूव करके जाना है, तो ये आपके बिहेवियर को शो करता है। अब हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या एक सेल के अंदर देख लेते हैं। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आप सब जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा वगैरह आ जाते हैं, पैरामीशियम आ जाता है, यूग्लिना वगैरह आ जाते हैं। ये यूनिसेलुलर है, ये एक सेल पर मुश्तमिल, जैसे ये है, ये एक सेल पर मुश्तमिल है, इसके अंदर तमाम ऑर्गेनेली मौजूद हैं। कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस सेलुलर प्रोसेस, अब जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके दरमियान होता है, इसे हम सब सेलुलर लेवल कहते हैं। तो ऑर्गेनेली जो होता है, ऑर्गेनेली का एक ऑर्गेनेली का दूसरे ऑर्गेनेली का राब्ता है, सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर और सेल के बाहर। ये सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है और ये सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट है सारा, तो ये कोऑर्डिनेशन है। ये अमीबा जो है या सेल जो है वो कोऑर्डिनेशन में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू चेंज, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई भी, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, वो तमाम रिस्पॉन्ड करेंगे, वो उसको जवाब देंगे, यानी कि महसूस करेंगे चेंजेस को इन देयर सराउंडिंग में, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा कम, लाइट की शिद्दत ज़्यादा कम, कंसंट्रेशन ऑफ द वेरियस केमिकल, पीएच एसिड बेस का ज़्यादा कम,
इवन टू इलेक्ट्रिकल करंट को भी यानी कि क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख लेते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमंस की बात कर लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अल्दो अगरचा देयर इज अ डिवीजन ऑफ द लेबर अमंग सेल। अब देख लें हमारी बॉडी में कई सेल हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल अपना काम कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल अपना काम कर रहे हैं, मसल सेल अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन सेल अपना काम कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि तमाम सेल अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटेड है एक दूसरे के साथ। हर कोई अपना अपना काम करेगा, अपना अपना काम करेगा। येट फिर भी एवरी सेल कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन दिस। हर सेल रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस को। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं एक यहां पर टिश्यू ड्रॉ करता हूं। टिश्यू में ग्रुप ऑफ द सेल होते हैं, आप सब जानते हैं। ये मैंने आई के टिश्यू बनाए हैं जो कि लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब लाइट एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गया, ये सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बल्कि ये जो सेल के इर्द गिर्द वाला इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर वाला हिस्सा। अगर सेल के एक्स्ट्रा सेल से बाहर अगर वाटर की कोई कमी होती है, या पीएच में चेंज होता है, या कोई भी इसके अंदर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है, या कोई भी इसके अंदर चेंजेस आती है, तो सेल उसको भी रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि ना सिर्फ एक्सटर्नल को बल्कि इंटरनल को भी वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। चेंजिंग इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब सेल से बाहर भी और सेल बॉडी के बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट हाईली डेवलप ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंसान एक हाईली डेवलप ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन की एग्जांपल दी जा रही है, आर अनएबल टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू मेनी चेंजिंग और स्टिमुलाई इन आवर एनवायरनमेंट। अब इंसान अनएबल, वो आंसर ही नहीं कर सकता, डिटेक्ट, अनएबल टू डिटेक्ट यानी कि उसे पता ही नहीं चलता, एंड रिस्पॉन्ड ही नहीं करता बहुत सारे स्टिमुलाई का जो इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। यानी कि इतना हाईली डेवलप ऑर्गेनिज्म ह्यूमन होने के बावजूद भी वो माहौल में होने वाले बहुत सारे जो स्टिमुलाई होते हैं, जो चेंजेस होती हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। मसलन आप एग्जांपल दें, तब सब दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर। वी आर अनअवेयर, आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ आवर बॉडी। पहली बात बताई जा रही है, हमें पता ही नहीं चलता, वी आर अनअवेयर। हमारी बॉडी के ऊपर इस वक्त भी लाखों हजारों बैक्टीरिया मौजूद है, एंड आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू प्रेजेंस, लेकिन हम उसे, हमारी बॉडी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इवन के अगर छोटी सी चूंटी भी हमारे पूरी बॉडी पे कहीं चल रही हो तो हमें फौरन पता चल जाता है। मक्खी किसी जिस्म के हिस्से पर बैठे हमें पता चल जाता है। लेकिन ये इतने छोटे होते हैं बैक्टीरिया, ये लाखों की तादाद में हमारी स्किन के ऊपर होते हैं, फिर भी हमारी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि आवर सेंसरी सेल या हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर है जिन्होंने सेंस करनी है, डू नॉट डिटेक्ट देयर प्रेजेंस। वो इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, वो इनको महसूस ही नहीं कर पाते स्किन के ऊपर कोई चीज है। लेकिन सम ऑफ आवर इंटरनल बॉडी सेल, अगर यही बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर चले जाए अगर, तो बॉडी सेल डू रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करते हैं एंड प्रोड्यूस केमिकल, और वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और फैगोसाइटोस कर लेते हैं, यानी कि फैगोसाइटोसिस, खा जाते हैं उसको, सेल के खाने के अमल को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, देम टू डिस्ट्रॉय, मार देते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाइट ब्लड सेल, जैसे ही कोई सेल हमारी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो व्हाइट ब्लड सेल इसको मार देंगे। अब व्हाइट ब्लड सेल में क्या चीज होती है, न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं जो मैक्रोफेजिस का काम करते हैं, और केमिकल बीटा बी लिम्फोसाइट, केमिकल रिलीज एंटीबॉडीज कहते हैं। यानी कि एक बात आपको समझ आई कि हमारी स्किन पर लाखों हजारों बैक्टीरिया की मौजूदगी हमें महसूस नहीं होती,
हमारे सेंसरी सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चले जाएं तो हमारे वाइट ब्लड सेल उनको मार देते हैं, उनको खा जाते हैं और उनके अगेंस्ट केमिकल प्रोड्यूस करते, जैसे एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडी डिफेंस सिस्टम है जो उनके वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई करता है, मारता है उनको। तो दूसरी एग्जांपल है वी आर अनएबल टू सी डिफरेंट रेडिएशन एक्सेप्ट विजिबल स्पेक्ट्रम। हम माहौल में हमें बहुत सारी रेडिएशन का सामना करना पड़ता है लेकिन हमें वो नजर तो नहीं आती, सवाए विजिबल स्पेक्ट्रम जिनकी रेंज 380 टू 750 तक है नैनोमीटर, हमें सिर्फ ये रेडिएशन नजर आती हैं। लेकिन अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, या अगर आपको कोई बुला रहा है तो वो वेव तो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आपके कान उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपके ईयर उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं, कोई बात सुन रहे हैं, तो वो वेव आपको रेडिएशन नजर नहीं आती। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बट आवर बॉडी सेल डू, लेकिन हमारी बॉडी के सेल उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन से? जैसे हमारे कान जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी तरह ये आपको 2 एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। अब आ जाए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका अब सवाल स्टार्ट होता है। आप सकता है राइट अ नोट ऑन कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के बारे में बताएं। सबसे पहले कंट्रोल थ्रू हार्मोन। एक बात आपने इसको समझ लेनी है, पूरे टॉपिक में ये बात चलेगी। प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोन होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ी हुई है बात। इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो मैं पहले ही आपको ये बात बता दूं कि नो नर्वस सिस्टम, इनके अंदर कोई न्यूरॉन नहीं है, इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम, ब्रेन नहीं है। तो इसलिए इनके अंदर जो भी काम होगा वो हार्मोन के जरिए होगा, और हार्मोन का काम हमेशा स्लो होता है, आप ज़हन में रखिएगा। क्योंकि इनके अंदर ब्लड तो है नहीं, इंसान के अंदर तो ब्लड है, एनिमल के अंदर वर्टिब्रेट में ब्लड है। तो इसलिए जो भी हार्मोन रिलीज होता है ब्लड के जरिए फौरन टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाता है। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर इसलिए ये हाइडिंग दी जा रही है, कंट्रोल थ्रू हार्मोन, इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है। प्लांट्स एज कंपेयर टू द एनिमल आर फार फ्रॉम बीइंग पैसिव। अब प्लांट जो हैं वो एनिमल की निस्बत बहुत सुस्त हैं। पैसिव का मतलब बहुत सुस्त। अब मिसाल के तौर पर अगर एक प्लांट के साथ आप पानी की बाल्टी रख दें और आप कहें कि पानी ये खुद ही पी लेगा, तो प्लांट तो सुस्त है। प्लांट कैसे पिएगा पानी? प्लांट कैसे पानी पिएगा? प्लांट तो नहीं पी सकता। लेकिन एनिमल जो होता है वो एक्टिव है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। क्यों? उसके पास मसल्स हैं। तो वो एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकता है और पानी पी सकता है, खुराक हासिल कर। प्लांट ने तो सुस्त रहना है, एक जगह पे रहना है। लेकिन ये रिस्पॉन्ड क्या क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स डायनेमिक ऑर्गेनिज्म है, डेट ग्रोथ, मुतहरिक है, काम करता है ये, लेकिन स्लो है, सुस्त है। कौन कौन से काम करता है? ग्रोथ हो रही है, चेंजेस, इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को महसूस करेगा, यानी कि रिएक्ट कर रहा है एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई को, टेम्परेचर है, लाइट है, पीएच है, सबको रिस्पॉन्ड करेगा। एंड स्लो रिस्पॉन्ड, और ये रिस्पॉन्ड जो होगा वो स्लो होगा आपसे, यानी कि पैसिव है, कॉम्प्लेक्स डायनेमिक ऑर्गेनिज्म है, जो ग्रोथ भी करेगा, चेंजेस भी लेकर आएगा अपने अंदर, किस लिहाज से? एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई से। लेकिन रिस्पॉन्ड जो होगा वो स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि हार्मोन की वजह से होता है। उसके बाद इट इज नो एग्जैगरेशन टू से डैट, ये मुबागला नहीं होना चाहिए, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं होनी चाहिए कि प्लांट्स बिहेव बट देयर बिहेवियर इज फंडामेंटल डिफरेंट, कि प्लांट बिहेव नहीं करते। प्लांट बिहेव करते हैं लेकिन उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है एनिमल की निस्बत। अब जैसे आपको कोई कहे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप नाराज हो जाएंगे, आप उठ के चले जाएंगे, आप बदतमीजी करने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। तो बेसिकली ह्यूमन का या एनिमल का बिहेवियर है, प्लांट्स का भी बिहेवियर है, लेकिन उनका बिहेवियर शो करने का स्टाइल डिफरेंट है। इट इज नो एग्रेशन। ये मुबालगा आराई नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। प्लांट्स रिस्पॉन्ड शो करते हैं लेकिन उनका बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता है। वो चेंज कैसे होता है ये मैं अभी बता देता हूं आपको। अब चेंज कैसे होता है? ये 2 वजूहात की वजह से चेंज होता है। ये मैं आपको नीचे आपको बताता भी हूं। ये 2 है, नंबर 1 और ये
नंबर 2, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पहला एमसीक्यूज आपको इस चैप्टर का मैं बताने लगा हूं। द डिफरेंस इज, ये फर्क क्यों है कि प्लांट शो करते हैं मुख्तलिफ बिहेवियर, एनिमल शो करते हैं बिहेवियर अपना फौरन, तो इसलिए कि टू वे, जिंदगी दो तरह की है, एक सिसाइल सुस्त जैसे प्लांट, और एक है मोटाइल एनिमल, मोटाइल हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यानी कि ये दो, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी वेज ऑफ लाइफ हैं, तो आपने 2 पे टिक करना है। 2 वेज ऑफ लाइफ है, ये ज़हन में रखिएगा, सिसाइल और मोटाइल। अब हम देख लेते हैं कि पौधे किस तरह अपने बिहेवियर को शो करते हैं। अगर आप पौधे को तंग करेंगे तो पौधा भी आपको तंग करेगा। मिसाल के तौर पर कैसे, अगर आप खेत को पानी ना दें, अगर आप पौधों को खाद ना दें 1 महीने तक, तो पौधे की ग्रोथ में कमी आएगी, फ्रूट में कमी आएगी, सब्जियों में कमी आएगी, पौधा मर भी सकता है। तो यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो स्लो है और वो बिहेवियर इस तरीके से आ रहा है। अगर आप उसको तंग करेंगे पौधे को, पौधा आपको भी तंग करेगा। अगर आप उसकी प्रॉपरली देखभाल नहीं करेंगे, वो भी आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसलिए यहां पर बताई जा रही है बात, मच ऑफ द बिहेवियर ऑफ द प्लांट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन इन द ग्रोथ रेट्स। वो अपने बिहेवियर को कैसे शो करेंगे, नंबर 1, या तो ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, और चेंजिंग इन द टर्जिडी ऑफ द सेल, और अपने टर्जिडी को कम ज्यादा करके शो करेंगे। टर्जिडी आपने 16 चैप्टर में पढ़ा है, जो क्या कहते हैं, प्लांट की स्लीप करना और अवेक होना। पानी अगर पौधे में ज्यादा टर्जिडी हो जाएगी, पौधा तनाव में आ जाएगा। फिर अगर पानी कम और टर्जिडी कम हो जाएगी, पौधा दोबारा अपनी सुस्ती में चल जाएगा, सो जाएगा, यानी कि स्लो मोशन में चल जाएगा। तो चेंजेस इन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड द वेरिएशन इन द ग्रोथ रेट, ये 2 बातें हैं जो प्लांट्स बिहेवियर में शो कर रहा है। व्हेन दे शो मूवमेंट, जब वो मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इज इन द स्लो स्पीड। सबसे बड़ा जो वाजे डिफरेंस है वो है कि ये स्लो स्पीड है, रिस्पॉन्ड टू शोन बाय प्लांट, कि जो प्लांट है वो बहुत स्लो स्पीड शो करते हैं, वो तेजी शो नहीं करते। अब देखें ना, अब ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर एक पौधा है वो आपके घर में मौजूद है तो पानी नहीं है तो वो साथ वाले घर में चल कर चले जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्लांट से तो वहीं पर रहना है। अब पानी ना होने की वजह से उसकी ग्रोथ के ऊपर असर हो सकता है, तो ये स्लो स्पीड होता है, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एनिमल्स क्यों फास्ट करते हैं ये देख लेते हैं। एनिमल्स के पास टिश्यू हैं, मसल्स हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है फॉर रैपिड मूवमेंट, तेजी से मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स इंप्लॉय डिफरेंट वेज टू रिस्पॉन्ड। अब प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्ड शो करते हैं तरीकों से। कंट्रोल सिस्टम अकॉर्डिंगली, कंट्रोल सिस्टम होता है उनके पास। एनिमल में कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम है, जो आपने 15 चैप्टर में ही पढ़ा है। इन प्लांट्स द कंट्रोल इज सोलिलाई, यानी कि ओनली बाय द प्लांट हार्मोन। ये आपने फर्स्ट टाइम में बात पढ़ी हुई है, प्लांट सिर्फ अपने आप को हार्मोन के जरिए शो करते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर मच मोर वैरायटीज हैं। कैसे? हार्मोनल वैरायटी भी है और नर्वस सिस्टम भी है उनके पास। इंसान हायर एनिमल्स के अंदर आता है, स्पेशलाइज सेल है उसके अंदर नर्वस सिस्टम भी है, हार्मोन भी है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? न्यूरॉन्स। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, इंसान में जो न्यूरॉन है, जो वर्टिब्रा में देखा गया न्यूरॉन, उसकी स्पीड मैक्सिमम मैसेज को लेकर जाने और लेकर आने बॉडी में 120 मीटर पर सेकंड है। यानी कि अगर एक 6 फीट का बंदा है, 6 फुट का, तो 1 सेकंड में वो 60 मरतबा पैगाम को लेके आ जा सकता है ब्रेन से बॉडी तक। तो 120 मीटर पर सेकंड है, ये आगे भी पढ़ेंगे हम अगले आने वाले टॉपिक्स में। तो यानी कि इनमें रिस्पॉन्ड कितना तेज होगा देखें, प्लांट्स में तो यह है नहीं, तो इसलिए प्लांट में रिस्पॉन्ड क्या है, वो स्लो होता है। तो इसलिए यहाँ का बात बताई जा रही है कि प्लांट में रिस्पॉन्ड की वैरायटी ज्यादा है, एनिमल में सॉरी, हार्मोनल भी है, नर्वस भी है, नर्वस सिस्टम भी है, जबकि प्लांट में सिर्फ हार्मोन्स है। और हार्मोन का प्रोसेस हमेशा स्लो होता है, आप ज़हन में रखिएगा। वो आगे भी हम डिस्कस करते हैं।
मेक देम रिस्पॉन्ड विद ग्रेटर स्पीड और स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे जिस्म पर कोई चीज़ काटती है तो मेरा रिस्पॉन्ड फ़ौरन हो जाएगा, अगर मुझे गर्मी लगेगी मेरा रिस्पॉन्ड फ़ौरन हो जाएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, हार्मोनल है और नर्वस है, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट में। प्लांट्स में ऐसा नहीं है। अब प्लांट में रिस्पॉन्ड स्लो क्यों है ये हम पढ़ लेते हैं, आखिरी बात है हमारी। प्लांट क्यों शो करते हैं स्लो रिस्पॉन्स? आपको मैंने अभी समझा भी दिया है कि इनमें सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, न्यूरॉन्स नहीं होते, ब्रेन नहीं होता, ब्लड नहीं होता जिसके जरिए स्पीड तेज हो जाती है। हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट इज रिलेटिवली अ स्लो प्रोसेस है, ये बात ध्यान में रखें। इवन आफ्टर हार्मोन इज सिंथेसाइज, बेशक हार्मोन बन भी जाएं, देयर इज अ डिले बिटवीन द रिलीज, फिर उनको रोका जाता है, रिलीज करवाया जाता है एक खास टाइम में जाकर। इट्स अराइवल एट द टारगेट सेल एंड इट्स एक्शन इन द बॉडी। देखें, अब हार्मोन बनेगा, फिर या बना होगा, फिर उसको रिलीज किया जाएगा जब टाइम होगा, फिर वो उधर पहुंचेगा। अब वो इधर बन रहा है प्लांट्स में और उसने इधर आना है। अब वो कैसे आएगा? ब्लड तो है नहीं, नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो वो आराम आराम से मूव करता हुआ आएगा आराम। तो जाहिर सी बात, जब मूव करता हुआ स्लो आ रहा है तो जो रिस्पॉन्ड है वो भी स्लो होगा। इसी वजह से कहा जा रहा है बिटवीन द रिलीज इट्स अराइवल एट द टारगेट सेल एंड इट्स एक्शन, और फिर वो एक्शन को रिस्पॉन्ड करे, क्या जो स्टिमुल है उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ये स्लो होता है। अभी हम इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं इस पैराग्राफ को। अब जैसे यहां पर बताया जा रहा है, सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई दैट इंड्यूस द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन यूजुअली नॉट इमीडिएट, क्योंकि जो रिस्पॉन्स करवाया जाता है स्टिमुलाई के नतीजे में वो सिक्रेशन से करवाया, सिक्रेशन करवाया जाता है हार्मोन्स, जो कि बहुत ही स्लो होता है और जल्दी नहीं होता। कीपिंग इन व्यू, अपने बात ज़हन में रखें, स्लोनेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट मूवमेंट, ये जो मूवमेंट स्लो है, मैकेनिज्म स्लो है प्लांट मूवमेंट का, द डिले इन्वॉल्व हार्मोनल कंट्रोल, ये बेसिकली हार्मोनल की वजह से है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट फ्रॉम ग्रोथ टू, अब तमाम एक्टिविटीज प्लांट के अंदर ग्रोथ से लेकर फ्रूट प्रोडक्शन और राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, यानी कि ग्रोथ होना, फ्रूट का बनना और फ्रूट का पकना, आर द अंडर द कंट्रोल द प्लांट हार्मोन, वो तमाम प्लांट हार्मोन की मौजूदगी में होता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब वो कैसे होता है वो डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए जी, कोई भी स्टिमुलाई आया है, उसके नतीजे में हार्मोन को सिंथेसाइज करना है, या वो पहले से मौजूद अगर सिंथेसाइज हुआ है तो उसको रिलीज करना है। अब सिंथेसाइज होगा, अब सिंथेसाइज वो प्लांट के एक हिस्से में है, भेजना उसको दूसरे हिस्से में है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ रिलीज होगा। अब रिलीज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने टारगेट पे जाएगा, फिर टारगेट पे जाके आहिस्ता आहिस्ता वो एक्शन करेगा। एक्शन का मतलब रिस्पॉन्ड करेगा जो भी स्टिमुलाई आएगा उसको, जैसे फ्रूट का पकना है, जैसे ग्रोथ का होना है, जैसे फ्रूट का प्रोडक्शन और सब्जियों का बनना है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है बहुत स्लो होते हैं इसके अंदर हार्मोनल होने की वजह से। प्लांट देयरफॉर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई बाय रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एप्रोप्रिएट वे, यानी कि प्लांट इसलिए स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि उन्होंने रेगुलेट करना होता है ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट करनी होती है खास वे में। कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शन, अपने बॉडी फंक्शन को कंट्रोल भी करना होता है थ्रू प्लांट हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ये एक ही बात है, जो हार्मोन होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्रोथ करवाते हैं, फ्रूट को राइपनिंग करवाते हैं, फ्रूट को प्रोडक्शन करवाते हैं। तमाम चीज़ें जो होती हैं हार्मोन के जरिए होती हैं। तो अब हम इस सवाल को हम एक शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में डिफरेंस बता दे। वो डिफरेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी बातें वही हैं जो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन ये अलग से मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है ताकि अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए 2 नंबर का तो आप ये बता सकें। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और कोऑर्डिनेशन एनिमल, ये पहली बातें हैं जो हमने पढ़ चुके हैं, दोबारा एक अलग से बनाई गई है ये सवाल। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पैसिव होता है, सुस्त होता है, आपको मैंने अभी बताया है, जबकि एनिमल में ये पैसिव नहीं होता है, एनिमल खुद पैसिव हो जाते हैं। एनिमल में बिकम पैसिव, यानी कि कुछ नींद में चले जाते हैं। सर्दियों में जैसे देखें आपको कोई जानवर नजर नहीं आता, हाइबरनेशन हो जाती हैं, एस्टिवेशन हो जाती हैं। और दे आर कॉम्प्लेक्स एक्टिव ऑर्गेनिज्म डैट ग्रो, बढ़ते हैं तेजी के साथ, चेंज करते हैं, रेक्ट यानी कि अपने आप पोजीशन को चेंज करवाते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई को एंड शो रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने आपको पहले भी सारी बातें बता दी हैं।
जैसे अगर हमें गर्मी लगेगी तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, हमें प्यास लगेगी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो मच ऑफ द प्लांट बिहेवियर डिपेंड ऑन द वेरिएशन। अब जो प्लांट का बिहेवियर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एनिमल जो होता है, इंसान जो होता है वो गुस्सा कर लेता है, गुस्सा करके या खुशी का इजहार करके अपने बिहेवियर को शो करता है। प्लांट कैसे शो करेंगे? या तो आप उसे पानी नहीं देंगे, कोई ग्रोथ फैक्टर अच्छे नहीं होंगे, पीएच अच्छी नहीं होगी वहां पर, तो या तो उनकी वेरिएशंस ऑफ द ग्रोथ में कमी या ज्यादा हो जाएगी, या उनकी टर्जिडी में फर्क आ जाएगा। जबकि एनिमल बिहेवियर डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन द मसल एंड सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड। अब जो एनिमल का बिहेवियर वो डिपेंड करता है मसल पर, या तो इंसान वहां से उठ के चले जाएगा, या सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड, या तो जैसे ग्लूकोज की कमी हो रही है, या ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर, या कैल्शियम कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो ये ग्लैंड्स के जरिए सारा कुछ होता है। तीसरा फर्क, स्लो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्ड। क्यों स्लो स्पीड है प्लांट्स की? आपको पता है कि हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन की स्पीड स्लो होती है। फास्ट स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्ड क्यों है एनिमल्स? क्योंकि उनके अंदर मसल होते हैं, हार्मोन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, ब्रेन होता है जो मैसेज को भेजता है और रिसीव करता है। तो इसलिए इनकी स्पीड तेज होती है एनिमल्स में, प्लांट्स में कम होती है। क्योंकि जो कंट्रोल होता है प्लांट्स में वो सारा हार्मोन होता है, जबकि कंट्रोल जो एनिमल में होता है वो हार्मोन के जरिए भी होता है और नर्वस सिस्टम के जरिए भी होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टिव पोर्शन है 70 चैप्टर का। उम्मीद है इस बात की आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आपको आने वाले टॉपिक्स भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो 17 चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, आप ये जेहन में रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। जो लेक्चर आप सुन रहे हो उसको याद करते रहें, क्योंकि अगर एक लेक्चर आपको याद होगा तो आपको अगला भी आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको पहले वाला याद नहीं होगा दूसरे वाला समझ नहीं आएगा, अगर आपको दोनों याद नहीं होगा तीसरे वाला समझ नहीं आएगा। इसलिए आप साथ साथ जो भी लेक्चर हो रहा है उसको हैंड फ्री लगा कर आप यूज़ करें, यानी कि उसको सुने, ताकि आपकी कंसंट्रेशन सारी टॉपिक्स के ऊपर हो। अपने सामने एक बुक रख लें, क्योंकि ये अकॉर्डिंगली बुक है और ये बुक की एक एक लाइन को अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, किसी भी की बुक को फॉलो ना करें, और इन नोट्स को फॉलो करें जो मैं आपको बना के हाइडिंग बना के दे रहा हूँ। अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।